नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको मालूम है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को आज लोकसभा में पेश कर दिया गया है। खूब हंगामा हुआ था, खूब विरोध हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इस पर चर्चा भी चल रही थी। देखिए, क्या कुछ निकल के आ रहा है वो आपको लाइव सिटीज बता रहा है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले जन सुराज ने भी इसको लेकर के बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए, बड़ी पीसी हुई थी, बड़ा ऐलान हो गया है कि जन सुराज वक्फ बिल के खिलाफ था और खिलाफ ही है। देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं तमाम नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले आप उनको सुनिए। है आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को भारत की सरकार पेश कर रही है और 8 घंटे की बहस चल रही है। और बहस के बाद उसमें जो सदन का निर्णय होगा वो आप सबके सामने हो। हम जन समाज की तरफ से यहाँ मौजूद हैं और ये आपको बताना चाहते हैं कि जो ये वक्फ संशोधन विधेयक लाया गया है वो भारत के संविधान की आत्मा को दुखी करते हुए, भारत के संविधान की जो आत्मा में जो प्रावधान किए हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में, 25 में, 26 में, 27 में, इनका वायलेशन करके ये लाया गया। मैं आपको पहले बता दूं ब्रीफ की वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑफ गॉड, दैवीय संपदा, ईश्वर की संपदा। और ईश्वर की संपदा तो वही होती है जो हमारे पूर्वजों ने, बाप ने, दादा ने, या जिनको बाल बच्चा नहीं था और उसके बाद बड़ी प्रॉपर्टी थे, उन्होंने उस संपत्ति को ईश्वर के नाम पर दान कर दिया कि इससे गांव में जो गरीब बच्चियां हैं उनकी शादी होगी, मस्जिद का रंग होगा, दरगाह का देख रेख होगा, करबला का होगा, ताजिया बनेगा, इमाम बाड़ा बनेगा, गांव में कुआं खुदाई का काम होगा, मुसाफिरों की सेवा होगी। इस तरह जन कल्याण के कामों के लिए वक्फ का प्रावधान किया गया। वक्फ की चूंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी भारत में, इसलिए 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट 1954, जिसके तहत पूरे देश में सभी राज्यों में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया और केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया ताकि इनका प्रबंधन हो सके। और आपको जान के ये भी बता दें कि इसमें राज्य सरकारों या केंद्र सरकार का कोई फंडिंग नहीं है। वो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो इसको स्टेट कहा जाता है, प्रत्येक वक्फ प्रॉपर्टी का जो ये है उसको स्टेट कहा जाता है, ESTAT स्टेट, उसके द्वारा 6% राशि दी जाती है राज्य वक्फ बोर्ड को और 1% सेंट्रल वक्फ बोर्ड को। उसी राशि से इसका प्रबंधन होता है। तो हमारा जन स्वराज पार्टी का ये मानना है कि ये जो विधेयक लाया गया है ये वोट के ध्रुवीकरण के दृष्टिकोण से लाया गया है, मतदाताओं के बीच में चुनाव को प्रभावित करने के लिए लाया गया है। इनका मकसद कोई विकास नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। और ये हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने आज भी बयान दिया है और जिस दिन अगस्त में ये लोकसभा में लाया गया था उस समय भी हमारे नेता श्रद्धेय प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि हमारे देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और अन्य पूर्वजों ने जिन देश को अपने संघर्षों से, खून से इस देश को आजाद किया था, उन्होंने समाज के सभी वर्ग के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो आपकी धार्मिक आजादी है वो इस देश में सुरक्षित रहेगी। तो हमारे नेता का यह कहना है कि जो आश्वासन हमारे पूर्वजों ने दिया है, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इन लोगों ने जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन के अनुसार भारतीय मुस्लिम समुदाय को भी उनकी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपका तो कोई योगदान नहीं है, सरकार का तो इस प्रॉपर्टी में कोई योगदान नहीं है, ये प्योर प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम समुदाय के पूर्वजों के द्वारा दान की गई संपत्ति है। और इसमें आप लोग पत्रकार मित्रों को मैं बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी है वहां जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं वो कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है, सबसे ज्यादा कब्रिस्तान की प्रॉपर्टी है। जहां ताजिया लगाया था इमामबाड़ा की है,
करबला की है, इस तरह की प्रॉपर्टी है, मस्जिद की प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत कम है। इसलिए जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है। और हम अपने हमारे जो मित्र हैं, बगल में मेरी दाहिनी ओर ये सरवर अली साहब हैं जो हमारे पार्टी के प्रदेश के महासचिव हैं, भाई दानिश खान साहब हैं जो युवा के महासचिव हैं, जनाब रहमान खट्टी के जनाब फवजुर रहमान साहब हैं जो हमारी पार्टी के कोर कमेटी के सदस्य हैं, शांतनु जी हैं जो जाने माने विधि विशेषज्ञ हैं। तो मैं सरवर साहब से कहूँगा कि वो आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाल कर पहुँचे। मैं इसके लिए आप लोगों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज जो जिस मकसद से आप लोगों को बुलाया गया है वो आप लोग समझ रहे हैं कि आज हमारे एक तबके के लिए काला दिन है और आज पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप याद कीजिए 2014 से जब से मोदी सरकार आए हैं वो सब दिन किसी न किसी विवाद में इस सत्ता को रखना चाहते हैं और रख कर ये अपना राजनीतिक उल्लू सेकना चाहते हैं और वो काम उन्होंने किया। आप याद कीजिए उन्होंने CA/NRC लाया, 3 तलाक लाया, अब इन्होंने वक्त को लाया है। ये बिल्कुल ही एक तरीके से एक तबके को इन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया है और ये दरकिनार करके ये चाहते हैं कि अपनी राजनीति करते रहें जो बिल्कुल देश के भाईचारा को ख़त्म करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जन स्वराज की जो सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, शुरू से ही जब बिल को लाने की बात चल रही थी तभी से वो विरोध कर रहे थे कि साहब इस तरह का जो चीज़ है एक धार्मिक लोगों पे जो खासकर जो टारगेट बनाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और आज भी जिस मकसद से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं वो ये है कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी इसका विरोध करती है और इसके लिए हम लोग जितना भी संभव हो सकता है हम लोग विरोध करेंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भाजपा के लोगों से कहना चाहता हूँ कि साहब 18% इस देश में मुसलमानों की आबादी है। 2017 से एक भी कैबिनेट में मुसलमान प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है। ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? आप एक तरफ देश को आगे ले जाना चाहते हैं, आप सबका साथ सबका विश्वास जीतना चाहते हैं, लेकिन एक धारा को एक पहिए को आप अलग करके राजनीति करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक बात, वक्फ का जो बिल आया है मैं जानना चाहता हूँ भाजपा सरकार के जो समर्थित लोग हैं मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि साहब अभी वक्फ का तकरीबन 60,000 प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिल्कुल अनरजिस्टर्ड है। 100 साल 150 साल पहले वो जमीन को वक्फ किया गया, अल्लाह के नाम किया गया और उसमें कहीं मस्जिद बनी है, कहीं कब्रिस्तान बनी है, कहीं कुछ भी बना हुआ है। क्या हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत ही क्लियर है। जन स्वराज पार्टी इस वक्त बिल के अगेंस्ट है, इसके इम्प्लीमेंटेशन और इसके अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। इस बिल के साथ ही भाजपा और भाजपा के साथ जुड़े हुए पार्टियों की जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसकी कड़ाई खुल रही है। आपको मैं बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 7th शेड्यूल डील्स विद सेंट्रल स्टेट एंड कंकरेंट यूनिट्स। द मैटर्स ऑफ लैंड फॉल्स अंडर द स्टेट लिस्ट और पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड की जमीन के मैनेजमेंट के नाम पे एक इनडायरेक्ट ट्विटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रयास किया जा रहा है आज की सरकार के द्वारा। जो मैटर आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है आप उसमें पार्लियामेंट से डायरेक्ट लॉ बनाकर उसको अक्रॉस द नेशन आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जब हम वक्फ बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं और उसमें कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स को भी उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो मैं पूछना चाहूँगा कि कर्नाटका या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल इंडाउमेंट एक्ट 1997, आंध्र प्रदेश चैरिटेबल एंड हिंदू रिलीजियस इंडाउमेंट एक्ट 1987, इनमें एक्सक्लूसिवली हिंदू मेंबर्स ही होंगे, ये इस एक्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है। और इसके साथ ही सिख गुरुद्वारा एक्ट, इसमें ऑल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू बी सिख ओनली। तो एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट करके
उनके साथ आप उसको बदलना चाह रहे हैं, तो ये एक क्वालिटी का कहीं पर कोई पैमाना नहीं है। तो भाजपा अभी फिर से बिहार में भी चुनावी दौर है और इनके पास अभी पूर्ण बहुमत ना होते हुए भी वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। और मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि इसमें जितनी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही जिम्मेदार नीतीश कुमार और वो सहयोगी पार्टियां हैं जिनके बूते पे आज ये बिल पास हो रहा है। अंत में मैं दोहराना चाहूंगा कि जनस्वराज पार्टी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के खिलाफ है। बहुत बहुत हमारे पार्टी के ओवरसीज मामलों को जो देखते हैं मिस्टर उबैदुर रहमान साहब, जनाब उबैदुर रहमान साहब, अभी एक मिनट एक टेक्निकल चीज आप लोगों को बताता है। जी ये आपका माइक है, आपसे हमारा कैमरे का माइक है। जी जी, वो किनारे जो बोल रहे हैं ऑडियो हम नहीं बोलता, इसलिए एक प्रसारण भी हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ माइक है तो कोशिश कीजिए यहीं पे। अच्छा ठीक है जी, बोला जाए। टेक्निकल चीज बता रहे हैं। क्वेश्चन ये है सर कि लालू प्रसाद यादव का 2010 का वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने मांग की थी कि जो वक्फ बिल जो पास हो रहा है, तो खड़ा कानून ठोस कानून पास होने तो हरा फर्क की जमीन उसमें अनियमितता वाले काम किए जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? लालू प्रसाद यादव ने 15 साल पहले ये संसद में मांग की। लालू यादव के 15 साल नहीं पहले 1989 10 मार्च 1990 को वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, और उसके पहले जब वो एमपी थे छपरा के, तो उन्होंने वक्त के खिलाफ भी, और छपरा में जो अप्रिय घटना घटी थी उस पर भी नंगे होकर के उन्माद फैलाने का कोशिश किया। तो ये तो उनका चरित्र है, उस पर हम क्या बोलेंगे। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा नालंदा और पटना जिले में जो प्रॉपर्टी है हमारे अल्पसंख्यक समाज की, उस पर सबसे ज्यादा किसी का कब्जा है वो लालू यादव के लोगों का। भाजपा बोलेंगे कि आप लोग तुष्टीकरण की राजनीति के हिस्सा बन चुके हैं, मतलब मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बन चुके हैं। दुकान चला रहे हैं, जो भी विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक दुकान चला रहे हैं मुस्लिम वोट के लिए। माने तो ये इस देश में सबको रहने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में सबको समानता का अधिकार है। तो आप तो भाई ठीक, हमारे सरवर साहब ने भी आपके सामने कहा कि देश का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसमें आपने एक सदस्य को भी 18% की आबादी का एक सदस्य आपने नहीं रखा है, और आप कौन तुष्टीकरण का काम कर रहा है बताइए। इंसाफ की बात करना तुष्टीकरण की बात है क्या? क्या तुष्टीकरण हो रहा है बताइए ना हमको, तुम बताइए, उदाहरण दीजिए कि क्या तुष्टीकरण हो रहा है। किस बिंदु पर आप हमसे बिंदु पर बात कीजिए ना। देखिए, सबसे बड़ी बात ये सुनिए, ये किसी सरकार की दी हुई प्रॉपर्टी संपत्ति नहीं है जिसको सरकार तय करेगी। कानून बनाने की जरूरत क्या मुसलमान उनसे जाके मांगने गया था जब वो कानून दीजिए। सबसे बड़ी बात है हमारे पूर्वज की वो निजी संपत्ति दी हुई, अफगानिस्तान भी दे सकता है, ये भी दे सकते हैं। तो मोदी जी इतने सुरखुरू क्यों हो गए मुसलमानों के लिए, जो कानून ला उनसे मुसलमान मांगने गया था। ये तो एक बड़े समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हम मुसलमानों को बर्बाद कर रहे हैं। ये सब लोग समझता, आप भी समझते, हम भी समझते। हमारे आबादी के हिसाब से आप बात कर रहे वक्त की 10 लाख एकड़ जमीन है, तो हमारी आबादी के हिसाब से तो हमारे पास 40 एकड़ जमीन होनी चाहिए, जबकि हमारी 14% आबादी, उसके हिसाब से पूरे देश में मुसलमानों के पास 2% जमीन है। तो तुम अगर इंसाफ करना चाहते हो तो सारे मुसलमानों को उसकी आबादी के हिसाब से जमीन दे दीजिए। ये तो नकलीपन है, ये तो तमाम मीडिया वाले लोगों को भी बोलना चाहिए। और दुर्भाग्य यह है कि अब तक जो मुसलमानों का वोट लिए हैं वो लोग भी मुसलमानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कोई मुसलमानों का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आप उनके मस्जिद को, कब्रिस्तान को, उनकी दरगाहों को अपने अंडर में लेके क्या साबित करना चाहते हैं, जबकि मुसलमान का जो मामला है उसके अपने कब्रिस्तान और मस्जिद उसका निजी मामला है। जिस तरह से हिंदुओं को अपने मठ और मंदिरों से उसका निजी मामला है, उससे मुसलमानों का चीज है। आप साबित क्या करना चाहते हैं, मुल्क को लेके जाना कहाँ चाहते हैं, ये बताइए। अच्छा, संविधान ही ने तो राइट किया है, संविधान ही तो कहता है कि हर लोगों को अपनी चीज और संपत्ति और अपने
मस्जिद अपने तो सुना आपने कि जनसुराज के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, खरी खरी कह दी है, किस किस को निशाने पर लिया है ये भी आपने सुना है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।